everyone. This is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में अपना 6th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम देखेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या अंतर आपके पास पाए जाते हैं। इस चीज़ की आज हम व्याख्या करने वाले हैं, बड़े ही डिटेल में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टॉपिक है आपके पास बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है, बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ लेते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली टॉपिक्स होते हैं। इनमें आपके पास मेजर डिफरेंसेस क्या रहते हैं, क्या क्या ये बात करते हैं, ये चीज़ें आज हम इस क्लास में बड़े ही अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक। बेटा, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ओवरव्यू, जब भी हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो एक ओवरव्यू समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हमको ये पता लगे कि एक्चुअली में आपका जो टॉपिक है वो क्या है, हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो दोनों का मतलब क्या होता है, आपके पास हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इन द सेंस इकोनॉमी में जब आपके पास एक जगह पे विकास हो रहा है, एक जगह पे आपकी समृद्धि हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास क्या है, स्मॉलर टर्म है, छोटी टर्म है, नैरो टर्म है। ठीक है जी। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास बड़ी टर्म है, यानी कि ब्रॉडर टर्म है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें सिंपली हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, जितने भी इकोनॉमी में आपके पास नेशनल इनकम हो गई, आपके पास कैपिटा इनकम हो गई, या फिर जितने भी इंडिकेटर्स है हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं, जैसे कि आपका पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं। ठीक है जी। पर कैपिटा इनकम हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि क्या होती है, और आपके पास पर कैपिटा इनकम को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जब इन चीजों में आपकी वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब मेजर डिफरेंस आपने यहीं पे समझ लेना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इसमें क्या अंतर होता है। बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना आपके पास, वो हमारे आर्थिक कार्य को, जैसे कि आपके पास पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी आदि में वृद्धि को दिखाता है। इसमें, इस इकोनॉमिक ग्रोथ में आपके मानव कल्याण की बात नहीं की जाती है। ऐसे तत्वों को इसमें नहीं लिया जाता है जो कि मानव के कल्याण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपके पास शिक्षा हो गई, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई। तो ऐसी चीजों को इसमें आपका नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहां पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में, यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर में इंक्रीमेंट के साथ साथ में हम मानव कल्याण की बात को करते हैं, उसे कहा जाता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म है जिसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है और साथ ही साथ में आपका मानव कल्याण यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी आता है। ह्यूमन वेलफेयर हम कह सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर भी आपका आता है। ठीक है जी। और ह्यूमन वेलफेयर में कौन सी चीजें आती है, जैसे कि आपके पास हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड आपके पास एजुकेशन फैसिलिटीज। तो ये सारी जितने भी तत्व है आपके पास जो मानव के कल्याण को प्रभावित करते हैं, वो आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आर्थिक, सॉरी, यहाँ पे आपका ग्रोथ आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे समृद्धि आएगा, विकास नहीं आएगा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं में वास्तविक उत्पादन में समय के साथ वृद्धि होना, जैसे कि जिसे सामान्यतः वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि आपके पास जब हम जीडीपी में इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका समृद्धि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी डेफिनेशन में मानव कल्याण की बात नहीं की गई है, कहीं भी इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे को इंक्रीज करने की बात नहीं की गई है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आपके पास इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली विशेषताओं पे आते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपका ये एक मात्रात्मक अवधारणा है। ठीक है जी। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है ये आपका। और क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव का मतलब है, देखिए हमने क्या बोला, जीडीपी में वृद्धि। ठीक है।
जीडीपी में वृद्धि, और आपके पास पर कैपिटा इनकम में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नेशनल इनकम में वृद्धि। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे मात्रात्मक है। मात्रात्मक इन द सेंस अगर हम बोलते हैं कि पिछले वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, वो हमारी 11,000 रुपए थी, अगर सिंपली हम 11,000 मान के चले, तो अब इस बार आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 13,000 हो गई है। तो ये क्या है, ये मात्रा को दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है, ठीक है ना, क्वालिटी को नहीं दिखा रहा, मतलब कि गुणों को नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ये मात्राओं को दिखा रहा है कि कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, ठीक है जी। इस वजह से हम इसको मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं। दूसरा है मेजर इंक्रीज इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपके पास इसमें जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय आदि में वृद्धि के द्वारा इसको हम मापते हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट रन प्रोसेस, यानी कि ये एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है। अल्पकालिक का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि मान लीजिए इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश हो गई, तो उससे क्या है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम वगैरह जो है ज्यादा इजीली चेंज हो जाती है, आसानी से इसमें बदलाव आ जाता है और कम प्रक्रिया इसमें लगती है। लेकिन एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है कि डेवलपमेंट में हम क्या लेते हैं, मानव कल्याण से संबंधित चीजें लेते हैं। अब मानव कल्याण से संबंधित चीजें कैसी होगी, जैसे कि आपने स्कूल्स बना दिए। अब स्कूल्स अगर आप बनाएंगे तो अब देखिए, स्कूल आपने आज बनाया, लेकिन उसमें जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनको एजुकेटेड होने में टाइम लगेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, या फिर 1 साल के अंदर अंदर ही सभी के सभी बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। इट मीन्स आपके पास ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलता है इकोनॉमिक विकास का, और आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, जो कि आपकी अल्पकाल की अवधि में ही काम आपका हो जाता है इजीली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड इनकम, यानी कि इसमें उत्पादन और आय पर फोकस किया जाता है, केंद्रित होती है, ये फोकस किया जाता है किस पे, उत्पादन एंड आय पर। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि जीडीपी है, ठीक है ना, जीडीपी है, तो जीडीपी में क्या लेते हैं हम यही तो चीजें इसमें लेते हैं कि आपकी आय जो है किस तरीके से इंक्रीज होगी, आपके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये जो चीजें हम मापेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझाया कि जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिएगा, देन जाके ये चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये आपके प्रोडक्शन एंड इनकम पे बेस्ड होता है, उत्पादन और आय पर केंद्रित रहता है, ठीक है जी। अब देखिए, नो गारंटी ऑफ वेलफेयर और इक्विटी, मतलब कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें वेलफेयर, मानव कल्याण, या फिर इक्विटी मतलब समानता की कोई भी गारंटी नहीं होती, ठीक है जी। कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है कि लोगों का जन कल्याण हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कैसे कह सकते हैं, इस चीज को कैसे मेजर किया जा सकता है। मान लीजिए ना, हम बोलते हैं एक इकोनॉमी में फैक्ट्रीज ज्यादा लग गई, ठीक है। अब फैक्ट्रीज अगर ज्यादा लग गई तो वहां पे क्या है, इनकम आपकी ज्यादा जनरेट हो गई, मतलब कि जो फैक्ट्रीज के मालिक है उनकी इनकम बढ़ गई। अगर उनकी इनकम बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो है नेशनल इनकम के इंक्रीज होने का कारण बनेगी, ठीक है ना, नेशनल इनकम के इंक्रीज होने का कारण बनेगी। तो इसका मतलब, अब देखिए, इंक्रीज तो सिर्फ एक फैक्ट्री की इनकम में हुआ ना, एक फैक्ट्री लगने से नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज हो गई, तो बाकी के जो लोग हैं, बाकियों को तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास असमानता आ गई, आय की असमानता, यानी कि जो ये पर्सन है इसकी इनकम आपकी ज्यादा बढ़ गई और बाकी के जो लोग हैं उनकी इनकम में वृद्धि हुई नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो है समानता की बात नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ लोगों की आय में, कुछ लोगों की जो आय है वो ज्यादा हो सकती है, एंड कुछ लोगों की आय जो है वो आपकी कम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें जन कल्याण या समानता की कोई गारंटी नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें मेजरमेंट की। मेजरमेंट इसमें कैसे किया जाता है, देखिए, रियल जीडीपी ग्रोथ के द्वारा, मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि जीडीपी में वृद्धि को जब हम दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। पर कैपिटा इनकम में वृद्धि के द्वारा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा हम कह सकते हैं, मान लो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, ठीक है जी। और अगर हमारे पास जीडीपी बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में वृद्धि के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी का विकास हुआ है, क्योंकि जो विकास है वो अलग चीज है और आपकी जो वृद्धि है वो आपकी अलग चीज है। समृद्धि अलग चीज है, विकास आपका अलग चीज है। अब यहाँ पे देखिए,
क्वांटिटेटिव मैंने आपको ऊपर बताया था कि मात्रात्मक है, जैसे कि हम यहाँ बोलते हैं कि इंडिया जीडीपी ग्रू एट 7% इन 2022 एंड 2023। मतलब कि भारत की जो जीडीपी है वो वर्ष 2022-23 में 7% की दर से बढ़ी। अब ये 7% की दर देखिए, ये क्या है, आपकी मात्रा है ना, कितनी मात्रा में बढ़ी, 7% की मात्रा में बढ़ी। तो इट मीन्स ये आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर होगा। सिंपल सा अगर हम ओवरव्यू इसका देखें तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम मानव कल्याण को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आर्थिक मापक जो हमारे होते हैं जिसमें आपका जीडीपी आता है, पर कैपिटा इनकम आता है, जब हम इनको इंक्रीज करने की बात करते हैं और लोगों के कल्याण को ध्यान में नहीं देते, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं या फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है जी, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ये है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बिल्कुल इसके उल्टा है बेटा। इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें आपके पास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लिया ही जाएगा, ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में जो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करने वाले फैक्टर है, यानी कि मानव कल्याण को वृद्धि करने वाले फैक्टर है, उनको भी यहाँ पे लिया जाता है। और मानव कल्याण को बढ़ाने वाले कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं कि जीवन स्तर में सुधार होना। जब व्यक्तियों के जीवन स्तर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होता है, गरीबी में कमी आती है, साक्षरता अच्छी होती है, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा है, आधारभूत ढांचा आपके पास अच्छा है, और लोगों में समानता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या होगी, बड़ी टर्म होगी, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा एज कंपैरिजन टू आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ज्यादा, इसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेनी ही लेनी है, यानी कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि तो लेनी ही लेनी है, साथ में इन सारी चीजों में भी वृद्धि को यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे हम बात करते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एंड इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, देखो ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, कि ये ना सिर्फ आपकी गुणा मात्रात्मक है बल्कि आपकी गुणात्मक भी है। मतलब सिर्फ ये क्वांटिटी पे फोकस नहीं करती बल्कि आपकी क्वालिटी पे भी फोकस करती है। ठीक है ना, हमने क्वांटिटी तो हमने बोल दी कि पर कैपिटा इनकम हमारी 7% बढ़ी, ठीक है, लेकिन क्वालिटी उसमें क्या है, हो सकता है कि वो कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ी हो और बाकी लोगों की ना बढ़ी हो सकता है वहां हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी ही ना हो। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब क्या है, 7% की दर से आपकी पीसीवाई यानी कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी, साथ ही साथ में लोगों का जो वेलफेयर है, वेलफेयर भी आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार भी शामिल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब देखिए बेटा, आपके पास किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर ना, मतलब एक दिन में ही चेंज नहीं हो जाता, उसको बदलने के लिए हमको समय लगता है। तो उस समय को हम क्या कहते हैं कि इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि आपके पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि हम चाह कर भी, मतलब कि आपके वेरी शॉर्ट रन में यानी कि अल्पकाल में आपकी सभी की सभी सुविधाएं हम प्रदान नहीं कर सकते इकोनॉमी में। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने हॉस्पिटल खोल दिया तो सारी की सारी बीमारियां आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपका समय लगेगा। अगर आज आपका हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है तो इसका मतलब उसमें आपके पास समय लगेगा कि आपकी इकोनॉमी में जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या कम हो। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है आपका। एंड उसके बाद है संरचनात्मक बदलाव और मानव विकास पर ध्यान, यानी कि आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस और ह्यूमन डेवलपमेंट पर ये फोकस करता है। संरचनात्मक बदलाव का मतलब होता है इकोनॉमी की संरचना में परिवर्तन करना। संरचना इन द सेंस, देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि आपके हॉस्पिटल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, आपके स्कूल्स स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ये संरचना में परिवर्तन, ये क्या है, इकोनॉमी की संरचना में ही तो परिवर्तन है। ये सारी चीजें, जो चीजें इकोनॉमी में पहले अवेलेबल नहीं थी अब वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई तो इसका मतलब इससे ऑटोमेटिकली ही आपके पास मानव विकास पर बल दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि इन सारी चीजों से क्या होगा, मानव का विकास होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। उसके बाद है इम्फेसिस ऑन
सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सतत और समावेशी विकास को प्राथमिकता देना। अब सतत विकास का मतलब होता है आपके पास ऐसा विकास जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इस तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे कि ना केवल हमारा विकास हो बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन बचे रह सके। हम मान लीजिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए हम ना किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारा विकास हो जाएगा किसी चीज के उत्पादन में जहां आपकी लकड़ियां लगती है, ठीक है। तो हमारा तो विकास हो जाएगा और लकड़ियां आपने सारी के सारी वन खत्म कर दी है, ठीक है। अब वनों को आप अपने विकास के लिए, विकास तो आपका हो जाएगा लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए तो कोई वन ही नहीं रहेंगे, उनके लिए तो कोई फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें ना सिर्फ आज की पीढ़ी का विकास हो रहा है बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी का भी विकास संभव होगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं आपका सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। एंड आगे हम बात करें इसमें मेजरमेंट्स इसके कौन कौन से हैं। इसके मेजरमेंट से आपके पास इसको मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा और आपके गिनी कॉफिशिएंट, इसके द्वारा एक्चुअली इसमें आपके इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है गिनी कॉफिशिएंट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है जी। और ये आपके पास 1990 में आया था। वैसे हम इंडाइसिस पे एक अलग लेक्चर देने वाले हैं जिसमें आपको टोटल जितने भी हमारे इंडेक्सेस है, इंपॉर्टेंट जो इंडाइसिस है उसको हम अलग से समझाएंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो यूएनडीपी आपने सुना होगा, यूएनडीपी के द्वारा ये लाया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में लाया गया था। और किसने ये दिया था? अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने। और दूसरे थे एक व्यक्ति, उनका नेम था महमूद यूई हक, ठीक है। इन दोनों ने ये आपके पास दिया था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उसके बाद में आपका आता है गिनी कॉफिशिएंट। ये दोनों थोड़े से डिटेल में हमको समझने पड़ेंगे। इसका जो लेक्चर है हम बड़े ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बहुत ही जल्द आपको इसका भी लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहां पे सारी के सारी जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट इंडाइसिस है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि केरला हैज बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, हेंस हायर डेवलपमेंट, यानी कि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बेहतर है इसलिए वहां विकास का स्तर ऊंचा है। तो सिंपल सी बात यह है कि आर्थिक विकास में आपका क्या लिया जाता है, आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी के जितने भी बुनियादी ढांचा है उसको लिया जाता है। जब इन सारी चीजों में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसका मतलब इकोनॉमी में ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है और साथ ही साथ में इकोनॉमी में ह्यूमन का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, कल्याण इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब जन कल्याण और आपके पास हम कह सकते हैं आपकी ग्रोथ को साथ में लिया जाता है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और जब हम सिर्फ इकोनॉमी के इंडिकेटर्स में इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिंपली ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी आदि में वृद्धि को हम दिखाएंगे, वहां पे कल्याण को नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, आपके पास इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंतर इसमें क्या है आपका, एक तो नेचर के बेसिस पे, एक आपका क्वांटिटेटिव है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव के साथ साथ में क्वालिटेटिव भी है। एक फोकस करता है जीडीपी एंड इनकम के इंक्रीमेंट पे, दूसरा फोकस करता है ह्यूमन वेलफेयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। एक है आपके पास शॉर्ट टर्म और दूसरा है आपके पास लॉन्ग टर्म। एक कॉन्सेप्ट है नैरो यानी कि छोटा कॉन्सेप्ट, एक है ब्रॉडर यानी कि बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास शॉर्ट कॉन्सेप्ट या छोटा कॉन्सेप्ट होगा, नैरो कॉन्सेप्ट होगा। मेजरमेंट्स इसमें लिए जाते हैं आपके रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, एंड इसमें आपके पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लिटरेसी, हेल्थ आदि में वृद्धि होना। फिर इसमें क्या है, एक में वेलफेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता, दूसरे में वेलफेयर को इंप्रूव करने की बात की जाती है। मेन गोल ही आपका वेलफेयर इंक्रीज करना होता है यहाँ पे, वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स हमने दिए हैं जो कि आपकी ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा रिलेटेड है। वैसे और भी कई सारे हैं बट ये काफी फेमस है, जिसमें कि आपका सबसे पहले है डब्ल्यू रोस्टोव, और इन्होंने आपके पास 5 स्टेजेस दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, 5 स्टेजेस की बात की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जब हम आगे अपना डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देखेंगे वहां पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद आपके पास अमर्त्य सेन है, और अमर्त्य सेन ने आपके पास क्या दिया था, विकास को स्वतंत्रता के रूप में देखना, यानी कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये उनकी बुक भी थी, ठीक है ना, ये उनकी बुक भी थी, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। एंड इन्होंने क्या कहा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के बारे में इन्होंने बात की। उसके बाद टोडारो एंड स्मिथ है, इन्होंने डुअल गैप मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। एंड उसके बाद आपके कुजनेट्स हैं, उन्होंने क्या बात की है, ग्रोथ मेजर्ड थ्रू जीडीपी, ग्रोथ को जीडीपी के थ्रू मेजर करने की बात आपकी गुजनेट ने की थी, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ मुख्य विचारक थे। आगे हम डिस्कस करते हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को बेसिकली हम जो है ना 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और 5 टाइप्स कौन कौन सी है, पहली टाइप है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरी है आपकी सोशल फैक्टर यानी कि सामाजिक कारक, तीसरे है हमारी पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर यानी कि राजनीतिक व संस्थागत कारक, चौथे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहरी कारक, और पांचवें हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि पर्यावरणीय कारक। ध्यान रखना है बेटा, आज की डेट में जो एग्जामिनेशन है वो आपका इतना ईजी नहीं है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको इस मेजर करते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर कौन से आएंगे, सोशल फैक्टर कौन से आएंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से आएंगे। तो इस तरीके से इनको आपने अलग अलग पढ़ना है, और बहुत ही ज्यादा इजी चीजें, कुछ भी इसमें आपको डिफिकल्ट नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हम जब इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं ना, तो इसमें आता है जैसे कि आपके पास जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। जिस कंट्री में इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, ठीक है जी। और जिस कंट्री में आपके पास प्राकृतिक संसाधन कम होंगे, वहां पे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम होगी। उसके बाद आपके पास है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि मानव की जो शिक्षा है, मानव की जो स्किल है, ह्यूमन एज अ कैपिटल, यानी कि ह्यूमन जो है पूंजी के रूप में बड़े ही अच्छे से काम कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि मानव जो काम कर रहा है, मान लीजिए मानव के अंदर जो स्किल है ना, उस स्किल के द्वारा वो काम करता है और इनकम जनरेट करता है। तो जिस कंट्री में आपके पास मानव ज्यादा कुशल है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा अच्छी है, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, उस कंट्री की ज्यादा ग्रोथ होगी, ज्यादा डेवलपमेंट होगी, एज कंपेरिजन टू उस कंट्री के जहां पे ह्यूमन कैपिटल आपकी कम है। उसके बाद है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में आता है आपके पास जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी लगना, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगना, ठीक है। तो जब आपके पास मशीनरी अच्छी होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ज्यादा कैपिटल आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा। कैपिटल में आपके पास जैसे हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह आती है, ठीक है ना। अब अगर आप कोई बिल्डिंग के मालिक है, तो वहां पे आप क्या करते हैं कि बिल्डिंग को किराए पे दे देते हैं, उससे आपको बाद में रिटर्न आता है, ठीक है जी। तो ऐसी चीज जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से बाद में रिटर्न मिले, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब कैपिटल आपकी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, एंड आपके पास क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अब टेक्नोलॉजी भी बहुत सिंपल है, और एंटरप्रेन्योरशिप साथ में हम इसको देखेंगे कि टेक्निक जितनी अच्छी होगी, उतनी आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है उद्यमिता, कि लोग जो है जितने ज्यादा उद्यमी होंगे, उद्यमी इन द सेंस के स्वरोजगार या फिर उद्यम में ज्यादा लगे होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में जितना ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा ही आपके पास ग्रोथ होगी। मतलब कि हम कह सकते हैं ना, उद्यमिता का मतलब हम लेते हैं आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितना अच्छा काम चल रहा है, उतना ज्यादा आपका विकास होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आते हैं सोशल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक कारक। एंड सामाजिक कारक का मतलब होता है जो कि समाज से संबंधित है। जैसे कि इसमें आता है हमारा एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि जितनी अच्छी आपकी शिक्षा होगी, उतना ही अच्छा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फिर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ आपकी जितनी बढ़िया होगी, उतना ही अच्छा आपके पास, हम कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है जी। अब देखिए, अगर लोग ज्यादा बीमार रहेंगे जिस कंट्री में, वहां पे क्या है कि आपकी ह्यूमन कैपिटल जो है नहीं रह पाएगी, मतलब अच्छी नहीं होगी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो अगर आपके पास स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स आप ना तो इकोनॉमी के विकास में योगदान दे पाएंगे, और ना ही आर्थिक समृद्धि आ पाएगी, ठीक है। एंड आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की।
कि इकोनॉमी में ऐसी इकोनॉमी जहां पे पॉपुलेशन एक आइडियल लेवल पे होती है, मतलब कि ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, अगर पॉपुलेशन जिस कंट्री में बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे आपको पता है कि जो काम करने वाले या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो एक्सेस हो जाएंगी, और आपके पास में हम कह सकते हैं कि वो एक बोझ बन जाएंगे आपके समाज पर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और लोग आपके ज्यादा रह जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ओवर पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये ओवर पॉपुलेशन आपके पास, ध्यान रखना है आपने। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी। एंड उसके बाद में अगर पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है, तो बहुत कम अगर पॉपुलेशन है तो इसका मतलब काम करने वाले लोग भी बहुत कम है। अब काम करने वाले लोग ही आपके पास बहुत कम होंगे तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में काम कौन करेगा, कोई नहीं होगा ना काम करने वाला। तो इट मीन्स वहां पे आपके पास क्या सिचुएशन होगी, आपके काम करने वाले वर्किंग हैंड्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमी में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। ये जो बेटा ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है आपकी, इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी आपके पास आएगी जब आगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की थियरीज पढ़ेंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, एक ऐसा लेवल, एक ऐसा स्तर स्तर पॉपुलेशन का जहां पे आपका हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होती है, यानी कि मानव कल्याण इस पॉपुलेशन के स्तर पे सबसे अधिक होता है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की है। कैनन, सेडविक एंड डाल्टन, तीन लोगों के द्वारा ये थियरी दी गई थी। चलिए इसको हम किसी अदर लेक्चर में बड़े अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, फोर्थ फैक्टर चलो बाद में आएगा। थर्ड फैक्टर की अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे है आपके पास राजनीतिक व संस्थागत कारक। अब राजनीतिक कारक का मतलब क्या है, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जिस कंट्री में राजनीतिक स्थिरता है, यानी कि जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है, आपके पास स्टेबिलिटी है, यानी कि जो आपकी व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है आपकी, वो सही से चल रही है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाएगी उनको अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर बार बार आपके पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, यानी कि आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपकी बार बार बदल रही है, गवर्नमेंट बार बार बदल रही है, तो वहां क्या है कि पहली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी ना तो वो अच्छे से बन पाएगी, ना तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी, और ना ही दूसरी वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। आगे हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, यानी कि गवर्नेंस आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपका हम कह सकते हैं कि आपका किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार आदि की समस्या यहाँ पे आपकी नहीं होनी चाहिए। देन है आपका लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो कानूनी ढांचा है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। कानूनी ढांचा अच्छा होगा तब जाके ये आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर आपके आ पाएंगे। देन आपके पास है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है हमारा जैसे फॉरेन ट्रेड। अब देखिए जिस कंट्री का विदेशों के साथ में व्यापार अच्छा है, मतलब कि आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपका बढ़िया है, ठीक है जी, तब आपके पास क्या होगा, आपका विदेशी व्यापार ज्यादा अच्छा होगा, और विदेशी व्यापार अच्छे होने से आपके पास क्या, इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास फॉरेन ट्रेड आपका अच्छा होना चाहिए। और ट्रेड भी कैसा अच्छा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट आपके पास ऑलमोस्ट वैसे तो बराबर रहने चाहिए इंपोर्ट के, इसको हम आइडियल सिचुएशन मानते हैं। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा हो सकते हैं इंपोर्ट से, ठीक है जी, एक्सपोर्ट हम ज्यादा करें ताकि दूसरे देशों की मनी हमारे देश में आए, ठीक है ना। एंड उसके बाद में है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों के जो लोग हैं जब वो हमारे देश में निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, विदेशों की करेंसी हमारे देश में आती है, और हमारे देश में जब करेंसी आएगी तो इससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है जी। अब देखिए जब विदेशी लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब है मान लो फॉरेन से कोई कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री लगा दी इंडिया में, ठीक है, ये फैक्ट्री, ये उद्योग इंडिया में इन्होंने लगा दिया, तो क्या है, इस उद्योग में काम करने के लिए लोगों को लगाया जाएगा जो कि वहां के मतलब निवासी होंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है, इंडियन लोगों को जब यहाँ पे काम पे लगाया गया तो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गई, बेरोजगारी जो है कम हो गई, और जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया। रोजगार अगर मिल गया, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल गया, तो इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन स्तर, रहन सहन का ढंग आपका बदल जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में आर्थिक वृद्धि
क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो आर्थिक वृद्धि होगी, और जीवन स्तर आपका बढ़ रहा है तो आर्थिक विकास भी साथ में होगा। ठीक है जी। तो ये है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड उसके बाद है इंटरनेशनल एड्स। इंटरनेशनल एड्स का मतलब है कि विदेशों से मिलने वाली सहायता, या यदि आपके देश में ज्यादा सहायता विदेशों से मिलती है तो इट मीन्स आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है जी। एंड उसके बाद में लास्टली आपके पास आता है पर्यावरणीय कारक या फिर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपकी जो क्लाइमेट है, अगर आपका क्लाइमेट अच्छा है, पॉजिटिव है, मान लीजिए आपके पास, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सेब का उत्पादन बड़ा अच्छा होता है। ठीक है जी। तो अगर हम अपर हिमाचल की बात करें तो शिमला आदि क्षेत्रों में बड़ा अच्छा सेब का उत्पादन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट इस चीज के लिए बढ़िया है, सेब उत्पादन के लिए। और कई जगह ऐसी है जहाँ पे आपकी दूसरी वस्तुओं का उत्पादन बड़ा अच्छा होता है। ठीक है जी। तो इट मीन्स वहां जहाँ पे जिस चीज का क्लाइमेट अच्छा है, वही चीज का अगर उत्पादन हो तो वहां पे क्या होगा, आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी कि इनकम लोगों की ज्यादा बढ़ जाएगी। और इनकम के इंक्रीज होने से आपको पता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक विकास भी हुआ और आपके पास आर्थिक समृद्धि भी हुई है। एंड उसके बाद है आपका नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि ऐसी क्षेत्र जहां पे प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती है, वहां पे आपके पास हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं पे बाढ़ ज्यादा आती है, भूकंप ज्यादा आते हैं, तो वहां पे क्या है, जान और माल की ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जितना भी हम पहले से इन्वेस्टमेंट करा था हमने, या फिर कोई फसलें बीजी थी या कुछ और है, उनको नुकसान होता है। अब उनको नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली आपको पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ही ये प्रभावित करता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आपदाएं कम आती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपका अच्छा हो सकता है, एज कंपैरिजन टू जहां पे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या था, कॉन्सेप्ट था, एंटायर कॉन्सेप्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ध्यान रखना है बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, सिंपल सी बेसिक सी चीज तो आपकी यही है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटी टर्म है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम और जीडीपी आदि में वृद्धि की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात नहीं करते हैं। एंड जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हम पर कैपिटा इनकम जीडीपी में वृद्धि की बात तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ में मानव कल्याण की और समानता आदि की भी यहाँ पे बात की जाती है। तो ये आपके पास एंटायर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।